टॉपिक है दोस्तों ब्लू इकोनॉमी का आपके साथ चर्चा करने के लिए। ब्लू इकोनॉमी क्या होती है, ब्लू इकोनॉमी क्यों ज़रूरी है, ब्लू इकोनॉमी के क्या आयाम हैं, क्या इसके एस्पेक्ट हैं, कंटेंट क्या क्या आता है, इसके अंदर सरकार का जो ड्राफ्ट आया वो क्या है। ठीक है, सबसे पहले ज़रूरी बात यहाँ पर, ज़रूरी बात क्या है सर, खबर क्या है। खबर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस यानी हमारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है सर, उसने ड्राफ्ट जारी किया है ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी का, जारी किया है मसौदा पत्र नीली अर्थव्यवस्था नीति का ड्राफ्ट जारी किया है और उस पर लोगों सलाह मांगी है। जैसे सलाह मांगी जाती है प्रॉपर वे में, जो कई बार सरकार गलती हो जाती है, सरकार सलाह नहीं मांगती है, तो सलाह मांगी है उसने स्टेक होल्डर से, जो भी कंपनियां हैं, बंदरगाहों पर काम कर रही हैं, फिशरमैन कम्युनिटीज़ हैं, NGOs हैं, साइंस कम्युनिटी है, एनवायरनमेंट कम्युनिटीज़ हैं, उनसे सलाह मांगी कि बताइए क्या कर सकते हैं। दोस्तों काम आएगा पेपर 2 में, या आपको पेपर 3 दोनों का काम आएगा पेपर, ठीक है। ये पेपर 3 में भी काम आएगा, इकोनॉमी के अंदर भी काम आएगा, एनवायरनमेंट के अंदर भी काम आएगा, साइंस टेक में भी काम आएगा। नहीं, बहुत बड़ा आयाम इस टॉपिक का दोस्तों, और एक बड़ी पॉलिसी आ रही है। मुझे लगता है बहुत लंबे टाइम से वेटेड थी पॉलिसी ये, और फाइनली का एक ड्राफ्ट इसका आ गया है। आइए बात करें पॉलिसी क्या है। तो पहली बात तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने जारी की है सर पॉलिसी, ये पब्लिक डोमेन रख दिया है इसको, जिससे लोग अपना सजेशन दे सकें, इनपुट दे सकें, जो भी इंडस्ट्री के लोग दे सकें सजेशन अपना। अच्छी बात है सर। अब इसके अंदर पहली बात तो सर, वाई वी नीड ब्लू इकोनॉमी, होती क्या है ब्लू इकोनॉमी, इस पर मैं आऊँगा। वाई वी नीड और कितना बड़ा योगदान है, हम लोग यहाँ पर बात करें तो ड्राफ्ट जो कहता है, पहले सुनिएगा ड्राफ्ट क्या कहता है। ड्राफ्ट का बहुत सीधा विजन है सर यहाँ पर कि भैया एक काम करना है, हमें अपने समुद्री संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार करना है कि देश का विकास हो सके। ठीक है, तो समुद्री संसाधनों का प्रयोग देश के विकास के लिए करना है, क्योंकि बहुत सारी रिसोर्स हमारे पास हैं, इतनी लंबी तटीय रेखा हमारे पास है, हमें इसका यूज़ करना है। ठीक है सर, हमें क्या करना है, अल्टीमेट गोल क्या है, इंडिया की GDP में ना दोस्तों हमें कंट्रीब्यूशन बढ़ाना है, किसका, नीली अर्थव्यवस्था का। ठीक है, जैसी स्टेटमेंट आता है दोस्तों, जैसी स्टेटमेंट आता है तो मैं एक दिमाग में बात आती है मेरे कि आखिर GDP में कंट्रीब्यूशन कैसे बढ़ेगा। आज से दोस्तों कुछ समय पहले की बात है, ठीक 2 साल पहले की फरवरी 2019 की बात मैं कर रहा हूँ। भारत सरकार ने एक प्लान तैयार किया था कोरोना से पहले का, कि देश की अर्थव्यवस्था को बनाया जाएगा $5 ट्रिलियन का। ठीक है सर, कोई आपत्ति नहीं है। तो जब सरकार ने कहा था ना $5 ट्रिलियन बनाएंगे अर्थव्यवस्था को, तो सरकार ने क्या किया था, कुछ लक्ष्य तय किए थे। उन्होंने कहा था 10 सेक्टर्स हैं जिन पर हमको ध्यान देना है, और 10 इंजन ऑफ ग्रोथ, उन्होंने वर्ड यूज़ किया था 10 इंजन ऑफ ग्रोथ। ये 10 इंजन होंगे ग्रोथ के, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था बहुत जल्दी आगे बढ़ेगी और तेज़ी से आगे बढ़ेगी। ठीक है सर, एक बार क्विकली रिवाइज कर लें 10 सेक्टर का मेरे साथ रहा तो मज़ा आएगा आपको यहाँ पर। जैसे सरकार ने कहा था, मुझे याद आ रहा है, एक उसमें था ब्लू इकोनॉमी पर ध्यान देना, समुद्र पर ध्यान दिया जाएगा। स्पेस की सरकार ने बात की थी, गगनयान की सरकार ने बात की थी, मुझे याद है, स्पेस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जाएगा। इंफ्रा पर फोकस करने की बात की थी, उस समय निर्मला जी ने डॉक्यूमेंट जारी किया था, बाद में डॉक्यूमेंट भी आया NIP के ऊपर, इंफ्रा की बात सरकार ने की थी। सरकार ने कहा था फूड प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ाया जाएगा, देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाया जाएगा तेज़ी से। अच्छी बात है सर। इसके अलावा उन्होंने कहा था EV को बढ़ावा देंगे, इससे हम लोग अपने पॉल्यूशन फ्री कर सकें, चीज़ों को हम लोग पॉल्यूशन फ्री कर सकें, खासकर पॉल्यूशन जो बहुत शहरों में हो रहा है इसको कम करना ज़रूरी है। रिवर्स को उन्होंने कहा था भैया रिवर्स को साफ़ करना ज़रूरी है, तब इंडिया आगे बढ़ेगा, ग्रोथ पूरी होगी हमारे यहाँ पर। ठीक बात है सर। इसके अलावा बात कह रहे थे अपने यहाँ पर वो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात कर रहे थे सर। ठीक है, ये हमको एक पिलर हमारा ये भी है, इस पर हमको ध्यान देना होगा। हेल्थ की बात कह रही सरकार, हेल्थ फॉर ऑल की बात सरकार कर रही थी, हेल्थ फॉर ऑल की बात सरकार यहाँ कर रही थी, जिसके ज़रिए सरकार ध्यान देगी अपने हेल्थ पर। रूरल इंडस्ट्री में सरकार कह रही थी रूरल इंडस्ट्री को ध्यान दिया जाए, ग्रामीण उद्योगों पर ध्यान दिया जाए, जिससे देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ सके सर, इस पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है सर, और एक ध्यान दिया जाएगा हमारे डिजिटल इंडिया के ऊपर, जिसको हम आगे बढ़ सकें, देश को लेकर आगे चल सकें सर। ठीक है, ये 10 पॉइंट थे जिन पर ध्यान दिया जाएगा ज़्यादा, तो जल्दी से अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। याद नहीं होंगे दोस्तों, मैं जानता हूँ, तो थोड़ा सा शॉर्टकट सर ने बना रखा है आपके लिए, आशीर्वाद सर ने, वो सुन लीजिए। सर का ABCD फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे आप लोग, गलत कभी नहीं होगा, भूलेंगे कभी नहीं, क्योंकि 10 पिलर आपको याद करने हैं ये। ठीक है सर, आ जाओ फटाफट दोस्तों। तो ब्लू इकोनॉमी हो गया दोस्तों, मुश्किल नहीं होगी अपने में समझने में, ब्लू इकोनॉमी हो गया ये अपने आप में। C का मतलब है क्लीन रिवर, रिवर्स क्लीन करनी है हमको। D का मतलब हो गया डिजिटल इंडिया दोस्तों आपके लिए। E का मतलब हो गया EV का प्रयोग करो, पॉल्यूशन फ्री भारत को करो। F का मतलब फूड प्रोडक्शन बढ़े देश के अंदर, फूड उत्पादन बढ़ाइए आराम से देश के अंदर। G का मतलब हो गया गगनयान, इन स्पेस की बात मैंने कर दी आपके साथ पीछे, गगनयान। H का मतलब हो गया हेल्थ दोस्तों, हेल्थ पे फोकस किया जाए। I का मतलब हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाए। अब A बचा सर, और ये तो 9 ही हुए सर, 10वां है आपका
मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, ठीक है, वो आपको याद करना ही पड़ेगा। ए का मतलब है रूरल इंडस्ट्रीज को मैं जोड़ दिया एग्रीकल्चर के साथ, तो अच्छा रहेगा, तो याद करने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से सबको याद रहे। एग्री का मतलब है रूरल इंडस्ट्री आपके साथ यहाँ पर, ठीक है। तो ग्रामीण उद्योग पर ध्यान दिया जाए, ब्लू इकोनॉमी पर, क्लीन रिवर पर, डिजिटल इंडिया पर, ईवी पर, फूड प्रोडक्शन पर, गगनयान पर, हेल्थ इंडिया पर, इंफ्रा पर और मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस पर। ये अगर काम कर पाए हम लोग तो ये देश को आगे 10 पिलर हैं देश के, ये तो देश को बड़ी अर्थव्यवस्था बना सकते हैं। क्लियर है? अब आ जाओ चलो पीछे आप एक बार, यहाँ पर ये 10 पिलर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पिलर हैं, ठीक है। इसमें आप फोकस करोगे तो आपको दिखाएगा बी फॉर ब्लू इकोनॉमी। यानी पहली बात तो ब्लू इकोनॉमी क्या है, क्यों है ब्लू इकोनॉमी, क्योंकि ये देश की अर्थव्यवस्था को आगे लेकर जा सकती है। दैट्स वाई वी नीड ब्लू इकोनॉमी, ठीक है। ये बहुत क्लियर प्लेयर है हमारे पास हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का, वो है ब्लू इकोनॉमी सर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे आपके साथ, ठीक है। डेटा है कुछ आपके लिए, या यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी लिखने में काम आ सकता है, पढ़ने में काम आ सकता है। भारत में कितनी लेंथ है हमारे कोस्टल लाइन की, 7500 की है। और अगर मैं जोड़ दूँ इसके अंदर यहाँ पर, तो लगभग अंडमान निकोबार जोड़ दिया जाए तो बहुत लंबी लाइन हमारे पास मिलेगी सर यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गई हमारी, ये कोस्टल लाइन हो गई सर जो राज्यों की है, प्लस ये हो गई सर हमारी जो हमारी अंडमान निकोबार की है। तो टोटल बनती है लगभग 7500 सर, ठीक है। तो बहुत सारे महासागर निर्भर चीज़ करते हैं हम लोग, बहुत सारे काम करते हैं, उससे ड्राफ्ट तैयार किया है। फाइन सर, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। अब सुनिएगा, बताया मैंने आपको यहाँ पर 10 कोर डायमेंशन फॉर नेशनल ग्रोथ। ये 10 जो बताया मैंने आपको, ए से लेकर आई प्लस मिनिमम गवर्नमेंट, ए टू आई प्लस मिनिमम गवर्नमेंट की बात हम कर रहे हैं। 10 जो की पिलर हैं हमारी ग्रोथ के, जो 10 की पिलर हैं दोस्तों हमारी ग्रोथ के यहाँ पर, उसमें से एक माना था भारत ने, क्योंकि ये क्या है, न्यू इंडिया का विजन है 2030 का दोस्तों। तो ए से आई देखा जो आपने पीछे मेरे साथ अभी, वो चुपचाप याद कर लीजिएगा आप लोग, इसमें कोई समस्या नहीं है। क्योंकि मिनिस्ट्री ने ये ड्राफ्ट जो जारी किया है दोस्तों, ये जारी किया है कि भारत सरकार की नीति क्या है 2030 तक, जो न्यू इंडिया बनाने का दृष्टिकोण है ना हमारा, उसमें माना गया है कि ब्लू इकोनॉमी एक पार्ट है 10 कोर डायमेंशंस का। तो भारत सरकार का नया भारत बनाने की जो रणनीति है 2030 की, उसमें जिन 10 पिलर्स को पहचाना गया है, जहां 10 फोकस करके आप नया इंडिया बना सकते हैं, वो ए से आई तक प्लस मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो ए से आई में बी आता है, ब्लू इकोनॉमी आता है दोस्तों, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो भूलिएगा मत, तो ये बहुत काम का है, कभी लिखने का काम आ जाएगा। विजन ऑफ न्यू इंडिया, मुझसे पूछा न्यू इंडिया में क्या फोकस करना है, तो ए से आई तक प्लस मिनिमम गवर्नमेंट पर, इतना हमको फोकस करना है, ठीक है सर। ये हो गया सर। अब आइए, तो यहाँ पर एक ये तो बात हुई क्यों लाए हैं ब्लू इकोनॉमी ड्राफ्ट सर, ठीक है। अब आइए ड्राफ्ट कह रहा है, चलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, अच्छा रहेगा एक साथ, हिंदी में लिखा हुआ है इस पेज पर। इस ड्राफ्ट पॉलिसी में, इस पॉलिसी में सर 7 प्रायोरिटी एरिया हैं, 7 प्रमुख वाले क्षेत्र हैं, 7 प्रायोरिटी एरिया हैं सर। देख लेते हैं आपके संग, हिंदी में शॉर्ट लिखा हुआ है इसलिए मैंने ये, तो क्या है, आपको इस ड्राफ्ट पॉलिसी में कहा गया है कि हमें ध्यान देना है ब्लू इकोनॉमी और ओशन गवर्नेंस के ऊपर। इसके लिए हमको एक फ्रेमवर्क तैयार करना है। तो नीली अर्थव्यवस्था हिंदी पढ़ लीजिएगा आराम से, लिखा हुआ है नीचे। दूसरा हमारा प्रायोरिटी एरिया है कोस्टल मैरीन स्पाइटल प्लानिंग ऑफ टूरिज्म, समुद्र तटीय स्थानिक योजना। स्थानिक योजना मतलब डेटा मैपिंग तैयार करना, कहाँ पर क्या चीज़ है, तट कहाँ पर है, कहाँ पर हमारा जियोथर्मल एनर्जी पैदा हो रही है, कहाँ विंड पावर पैदा हो रही है, कहाँ पर बंदरगाह है, मछुआरों की बस्तियाँ कहाँ पर हैं, कितना पानी कहाँ पर आता है, टाइडल वेव्स कहाँ बन रही हैं, और टूरिज़्म, इसका मैं सेकंड प्रायोरिटी है हमारी। थर्ड प्रायोरिटी है फिशरीज, एक्वाकल्चर एंड प्रोसेसिंग, तो मत्स्य पालन, मछली प्रसंस्करण, एक्वाकल्चर पर ध्यान दिया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड स्किल डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक, बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग इन डीप सी माइनिंग एंड डिप्लोमेसी, यूज़ एंड डिप्लोमेसी, ठीक है। तो जो सेना है, रणनीतिक आयाम है, उसको भी देखेंगे। यानी कुल मिलाकर हम लोग यूज़ कर रहे हैं दोस्तों अलग प्रकार से 7 प्रायोरिटी एरिया हैं। अभी कल ही आया, शॉर्टकट बना नहीं पाया हूँ, लेकिन मुझे लगता है बन जाएगा शॉर्टकट, इसका भी आराम से बनाना चाहेंगे तो आप, मुझे लगता है डिप्लोमेसी से बन जाएगा, डी फॉर डिप्लोमेसी बन जाएगा आपके लिए आराम से यहाँ पर। इसके अलावा बात करें यहाँ पर एनर्जी की बात कर सकते हैं, एनर्जी जो डीप सी माइनिंग एनर्जी की बात कर सकते हैं आप यहाँ पर आराम से। ये मुझे आई दिख रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉमन हमेशा आई के लिए रहता है हमारे पास सर यहाँ पर। इसकी बात मैं करूँ तो यहाँ पर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वो लोग, ट्रेड की बात करें तो काफ़ी चीज़ें बन सकती है दोस्तों, बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ बन जाएंगी आपके लिए। या मैं इसको जोड़ दूँ आपके साथ यहाँ पर, बेबी कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पर, तो ट्रेड, टेक्नोलॉजी, सर्विस एंड स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, प्लस एफ यहाँ फिशरीज़ का बन जाएगा। यहाँ बात कर रहे हैं अकाउंटिंग फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, तो ABC बन जाएगा बनाने के। तो देखेंगे बना देंगे आगे बीच, लेकिन हाल फिलहाल आपको याद रखना है 7 प्रायोरिटी एरिया, ठीक है दोस्तों। तो 7 प्रायोरिटी आपको याद होनी चाहिए, काम एग्जाम में आ सकता है, एज इट इज़ पूछ सकता है, ठीक है। तो 7 पे ध्यान देना है, तो 7 तो याद कर लीजिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये पॉलिसी का पार्ट है, ठीक है। पॉलिसी में लिखे हैं 7 पॉइंट। चलिए सर, समझ में आते इतनी बातें।
अगला पॉइंट है सर, परिभाषा क्या दी है। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये पॉलिसी मैंने खोल रख दी आपके सामने। ये पॉलिसी में उसका ये क्लिप लेकर आया हूँ, पॉलिसी के अंदर जो लिखा है पूरा पढ़ रहा था पॉलिसी को मैं। बड़ी पॉलिसी नहीं है, पढ़ना चाहते 44 पेज की, भी इंग्लिश में आई, हिंदी में नहीं आया ड्राफ्ट। तो 44 पेज की पॉलिसी है ये, और लगभग मिलेगा काम का आपको 30-32 पेज काम के हैं इसमें। पढ़ लिया पूरा पॉलिसी मैंने, मुझे लगता है कि एक बार चर्चा हम कर सकते हैं इस पर। तो 44 पेज का इंग्लिश पॉलिसी है, लेकिन इसमें डेफिनेशन लिखा है सर, पेज चैप्टर नंबर 2 में डेफिनेशन लिखी गई है। और बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ दोस्तों, हिंदी में कर रहा हूँ आपके लिए, सुन लीजिए आराम से, जिससे न लगे किसी प्रकार से। 2 आस्पेक्ट इमर्ज रिगार्डिंग द ब्लू इकोनॉमी। नीली अर्थव्यवस्था के 2 उभरते हुए मुद्दे हैं, 2 उभरते हुए चीज़ हैं। पहला, फर्स्ट दैट एनी कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लू इकोनॉमी टू बी मल्टी डायमेंशनल इंटरसेक्टोरल। पहली बात तो नीली अर्थव्यवस्था जो है सर बहुत क्षेत्रीय है और अंतर क्षेत्रीय। मतलब क्या है सर, बहुविमीय है, मतलब कई डायमेंशन है। टूरिज्म, एनर्जी, इंफ्रा, मतलब सीधी बात है ना, समुद्र का प्रयोग आप क्या कर सकते हैं, समुद्र का प्रयोग आप कुछ भी कह सकते हैं। पर्यटन भी है, वेस्ट मैनेजमेंट भी है, जी जुड़ी हुई हैं। और साथ ही साथ इंटरसेक्टोरल है सर। इंटरसेक्टोरल मतलब क्यों, चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। टूरिज्म तब होगा जब ब्रीज साफ एनवायरनमेंट होगा, साफ पानी होगा वहाँ पर, साफ पानी होगा तो बायोडाइवर्सिटी होगी वहाँ पर। ये बहुत चीज़ें इंटरसेक्टोरल हैं, जुड़ी हुई हैं चीज़ें। यदि आप ध्यान देंगे ब्लू इकोनॉमी पर ना, तो बहुत इकोनॉमी को, बहुत एनवायरनमेंट को, बहुत विकास को फ़ायदा मिलेगा इससे। ठीक है सर। दूसरा फ़ायदा क्या है, सेकंड, देयर इज़ नो यूनिवर्सल एग्रीड डेफिनेशन। जी हाँ, ये मेरे काम का वर्ड है। परिभाषा कोई ऐसी सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है सर इसकी। देयर इज़ नो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड डेफिनेशन। कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है, यानी अपना देश बनाते रहो, अपनी मर्जी में जो है बना लो। तो हम भी बनाएंगे अपनी परिभाषा सर, एक हमने बनाई है परिभाषा, फिर तो कोई ग्लोबल परिभाषा दोस्तों इसकी नहीं है, पहली बात। ठीक है, तो गॉली पॉइंटर क्या कह गए, या फिर वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, या भारत सरकार क्या कहती है, सबको पढ़ लेते हैं फिर तो हम लोग यहाँ पर। सबको पढ़ना जरूरी हो जाएगा, जहाँ पर आराम सुनिएगा दोस्तों, बहुत कुछ है इसके अंदर। अगले कुछ और देर चलने वाला है सेशन, ये बहुत ही शानदार चीज़ आपको मिलेगी इसके अंदर। तो अल्टीमेटली कोई परिभाषा नहीं है सर। ठीक है, अब आइए इंडियन कंटेस्ट में बात करें हम लोग। तो इंडियन कंटेस्ट में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं सर, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। लाइक इंटेंट मस्ट इंक्लूड ऑल एस्पेक्ट ऑफ ऑफशोर सोवरेनिटी। ये पहली बात संप्रभुता की बात है, तट के आसपास जो इलाका है संप्रभुता की बात है, सोवरेनिटी की बात है हमारी, वो शामिल है इसके अंदर सर। वैल्यूएबल रिसोर्स इन वाटर, जो पानी में संसाधन उनकी बात भी कर लो, चाहे वो अंडर सी बेड्स हों, वहाँ पर समुद्र के तल में बिखरे हुए खनिज हों, उनकी बात भी शामिल होगी सर इसके अंदर। इंफ्रा भी शामिल होगा, चाहे बंदरगाह हो, चाहे वो आपके समुद्री मार्ग हों, वो भी शामिल होंगे इसमें सर। ठीक है, ट्रेड भी आएगा, एनर्जी भी आएगी जो बन रही है सर वहाँ पर, वो भी शामिल होगी। या फिर ईंधन एनर्जी, जो कोयला मिलता है, पेट्रोल मिलता है, बॉम्बे हाई जाइए पेट्रोल मिलेगा, या कोयला मिलता है, या फिर आपको रिन्यूएबल एनर्जी, टाइडल एनर्जी बनती है वहाँ पर, सब कुछ आएगा इसके अंदर। इट मस्ट न्यू एंड इमर्जिंग मैरीन टेक्नोलॉजीज, लेटेस्ट डेवलपमेंट साइंस। टेक्नोलॉजी आ रही है समुद्रों की नई से, पानी को साफ करके पीना आपको आ गया है यहाँ पर। आप टाइडल ऊर्जा बना रहे हैं वहाँ पर, समुद्र का यूज़ कर रहे हैं, एक्वाकल्चर में आजकल यूज़ कर रहे हैं, सी विड पैदा कर रहे हैं अपने यहाँ पर आप लोग। तो नई तकनीकें आ गई, उनका यूज़ कर रहे हैं सर। फिशरीज़ की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, शिपिंग की बात करें, टूरिज़्म की बात करें, यानी सब कुछ शामिल करना है हमको, सब कुछ हमें शामिल करना है भारत के कंटेस्ट में। अब जब सब कुछ शामिल करना है तो परिभाषा भी सब कुछ शामिल होने वाली चाहिए। तो हमारी जो परिभाषा है सर, इन सबको शामिल करने वाली है। परिभाषा क्या है सर, फिर आइए दोस्तों, परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, वो रही आपकी स्क्रीन पर। ये इंग्लिश में आई है, मैंने हिंदी ट्रांसलेट करने का प्रयास किया है सुबह सुबह, जितना हो गया, जितना मैं ट्रांसलेट कर पाया, घटिया सा, वो आप सुन लीजिए यहाँ पर। इसका अच्छा ट्रांसलेशन हो सकता है, हालांकि ये गूगल ट्रांसलेशन है जो मैंने अभी करने का प्रयास किया है। आइए दोस्तों, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, आपके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा, हिंदी में तो ट्रांसलेट भगवान मालिक है, इसका मैं कोशिश करूँगा समझा दूँ आपको। कीपिंग ऑल द इन द माइंड, इन सबको ध्यान रखते हुए, पीछे लिखे हैं आपने, सबको ध्यान रखते हुए, इंडियाज़ ब्लू इकोनॉमी कैन बी डिफाइंड एज अ सबसेट ऑफ नेशनल इकोनॉमी। भारत की ब्लू इकोनॉमी हमारी राष्ट्रीय इकोनॉमी का एक सब समुच्चय है, उपसमुच्चय है सर। सबसेट बोलते हैं हम लोग, मेरे कई वर्ड है मेरा ही, उपसमुच्चय, सबसेट थ्योरी, तो उपसमुच्चय है सर, पहली बात है ये। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें एंटायर सिस्टम ऑफ ओशन रिसोर्सेज एंड मैन मेड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन द मैरीन। जी हाँ, हमने तटों पर, समुद्रों में जो अवसरसता तैयार कर रखी है, हमने तैयार की है, या जो समुद्र के संसाधन है, सभी कुछ आएगा इसके अंदर सर। तो समुद्री संसाधन और समुद्र और तटीय क्षेत्रों में भारत के कानूनी अधिकार क्षेत्र में हमने जो किया है वो पूरी प्रणाली, यानी भारत के EEZ में, भारत के आंतरिक क्षेत्र में, समुद्र में हमने 12 नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल तक जो भी तैयार किया है, हमने तैयार किया, हमारे जुडिक्शन में आता है। प्लस समुद्र में जो रिसोर्स हैं उन सब की बात हो रही है। तो हम क्या कह रहे हैं, ये हमारी इकोनॉमी का सबसेट है, और ये कहाँ पर लागू होता है, समुद्र में फैले हुए संसाधनों पर। और हमने जो इंफ्रा तैयार किया है, हमने जो सिस्टम तैयार किया है, चाहे वो तट पर हो,
समुद्र में हो, तट के साइड में हो, जो भारत के जुडिक्शन में आता है, वो सब इसमें शामिल है सर। ठीक है, इसका करते क्या है सिस्टम का हम लोग सर, ये जो पूरा काम कर रहे हैं, इससे फायदा क्या होता है सर, विच एड इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस एंड हैव क्लियर लिंकेज विद इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंट स्टेबिलिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी। जी हाँ, हम जो सिस्टम तैयार कर रहे हैं वो मदद करता है, हमारे वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में सहायता करेगा। चाहे बंदरगाह बनाए हम लोग, माल भेज सकते हैं, आप प्रोसेसिंग सेंटर बनाए एक्वाकल्चर के लिए, खेती कर रहे हैं वहाँ पर एक्वाकल्चर कर रहे हैं, वो आपके प्रोडक्शन को बढ़ावा देगा। आप वहाँ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहे हैं बंदरगाह पर, ये आपके सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देगी, वॉट एवर। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सहायता करती है। ठीक है, और इससे क्या होता है सर, आर्थिक विकास, पर्यावरण सततता और देश की सुरक्षा। जी हाँ, इन सबसे जुड़ा है आपका परिभाषा। ये है इंडियन डेफिनेशन ऑफ ब्लू इकोनॉमी। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा प्रयास मैंने किया, समझ आ गई होगी मोटे मोटे स्तर पर। ये गूगल ट्रांसलेशन में अभी कह रहा हूँ, मेरी टीम अभी आएगी सुबह, तो अभी सुबह पढ़ने का मौका मिला नहीं, उनसे बात करने का मौका मिला नहीं, लेकिन मेरी टीम आएगी और ट्रांसलेट करके दे देगी आपको, चाहेंगे तो बाद में। लेकिन अभी हाल फिलहाल ये परिभाषा हमको दी गई है, इसको आप देख सकते हैं, हिंदी में लगा दी, पॉलिसी में आया है, और एक गंदा ट्रांसलेशन आश्वासन ने करके दिया है आपको। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, हम लोग आगे चलें आपके साथ यहाँ पर। अब आइए, ब्लू इकोनॉमी की बात सारी मैंने बात कर दी आपसे, परिभाषा को लिखा है यहाँ पर मैंने अलग से यहाँ पर। ठीक है, चलो उसमें कुछ नहीं है। आ जाओ, देश में कितनी बड़ी सर डेफिनेशन हमारे पास कितनी बड़ी है, बात करें आपके साथ, 7.5 किलोमीटर लंबी है। 29 राज्य हमारे, जो 29 में से 9 राज्य हैं, अब तो 28 कह सकते हैं, 9 राज्य सर हमारे हैं। 28 में से 9 राज्य जो हमारे हैं सर, वो उनकी टच होती है सीमा यहाँ पर, कोई समस्या नहीं है सर। लगभग वी हैव 1382 आइलैंड्स हमारे पास हैं सर। माइनर पोर्ट, छोटे बंदरगाह को स्टेट गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, कितने हैं सर, वो 199 पोर्ट हैं दोस्तों हमारे पास, 199 पोर्ट हमारे पास हैं, इसको याद कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास 12 बड़े बंदरगाह हैं सर, और हर साल हम लोग 1400 मिलियन का कार्गो निकालते हैं, 1400 मिलियन कार्गो निकालते हैं सर यहाँ पर। अच्छी बात है काफ़ी है। तो सर भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो EEZ है, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है सर, वो फैला हुआ है 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में, तो बहुत बड़े इलाके में हमारा EEZ फैला हुआ है सर। ठीक है, जहाँ पर जैविक संसाधन है और अजैविक संसाधन, जैविक मतलब मछलियाँ, ह्यूमन, वहाँ पर जो हमारे मछलियाँ हैं वो जैविक हो गए सर, हमारे जो हम बायोटिक चीज़ें हैं, शैवाल हैं, एल्गीज़ हैं, वो सब हमारे क्या हो गए सर, जैविक संसाधन हो गए। वहाँ जो खनिज हैं, पेट्रोल है, कोयला है, वो सब क्या हो गए सर, नॉन लिविंग रिसोर्स हो गए सर हमारे पास। ठीक है, चलिए सर, लगभग 40 लाख हमारे मछुआरे और कोस्टल समुदाय जुड़ा हुआ है हमारी इकोनॉमी के साथ। नहीं, बहुत कुछ काम का है इसमें सर, बहुत कुछ काम का है। और अल्टीमेटली सर, अल्टीमेटली बात मैं करूँ आपके दोस्तों, तो UN ने जो 17 SDG लक्ष्य तय किए हैं, 17 लक्ष्य तय किए हैं 2015 में, उनमें दोस्तों लक्ष्य नंबर 14 जो है, SDG 14 जो है, वो कहता है सीक्स टू कंजर्व एंड सस्टेनेबिलिटी यूज द ओशियन। इसका नाम है ब्लो द वाटर, ब्लो द सी है, ब्लो द वाटर। ब्लो द वाटर का मतलब है पानी के नीचे जो दुनिया है उसको बचाना है आपको, और उसी के लिए कॉन्सेप्ट है ब्लू इकोनॉमी का। तो यहाँ पर SDG गोल नंबर 14 जो है सर, समुद्र, हमारे जो ओशियन है सर, उनके जो संसाधन हैं, उनके सतत प्रयोग, सतत विकास की बात कहता है। तो SDG 14 के लिए भी ज़रूरी है हम लोग ध्यान दें समुद्र के ऊपर, ना केवल इकोनॉमिक एस्पेक्ट है बल्कि ये कोर एस्पेक्ट है। अच्छा दोस्तों, 1 मिनट यहाँ पर सुन लीजिए काम की बात, यहाँ पर और सुन लीजिए काम की बात दोस्तों। यहाँ ये भी है आपके लिए कि भारत अकेला नहीं है, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, ब्रिटेन, US, रशिया, नॉर्वे, ये ऑलरेडी एक राष्ट्रीय समुद्री नीति ला चुके हैं। तो पहला देश नहीं है, पहली बात तो काफ़ी देश ये काम कर चुके हैं सर, ऐसा काम काफ़ी देश कर चुके हैं। ठीक है, और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने तो क्या किया सर, लॉ तैयार कर दिए अपने यहाँ पर, कानून तैयार कर दिए उन्होंने, जो समुद्र के लिए कानून तैयार होते हैं। तो निश्चित तौर पे काफ़ी आगे जा चुके हैं। अभी हम ड्राफ्ट लेकर आए, लेकिन बहुत जल्दी हम अच्छी बातें काम करेंगे, तो भारत भी इन देशों में आ जाएगा और समुद्री संसाधनों का बेहतर प्रयोग कर पाएगा। ठीक है सर, यहाँ तक बातें मुश्किल नहीं है सर। अब आइए, कुछ और बात जोड़ना जरूरी है दोस्तों आपके साथ। ये तो हो गई पॉलिसी का पार्ट। पॉलिसी में क्या लिखा है, बड़ी सी पॉलिसी है दोस्तों हमारे पास, एक बहुत बड़ी सी पॉलिसी है यहाँ पर, जिसमें बातें कही गई हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर, ये पॉलिसी है दोस्तों आपकी, ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी है, ये जो ड्राफ्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क आया है सर अभी। ठीक है, एक अच्छी पॉलिसी है, काफ़ी कुछ कहा गया है इसके अंदर, तो मैंने कुछ पढ़ के निकाल दिया आपके लिए, चीज़ निकाल दी है इसमें से। ठीक है, तो अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पॉलिसी, आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा आराम से बैठकर। 7 एरिया बताया मैंने आपको, यहाँ पर दिए गए हैं, 7 एरियाज़ दिए गए हैं, प्लस डेफिनेशन दी गई है यहाँ पर। ठीक है,
तो उसके बाद डिफाइन किया गया है, पॉलिसी में परिभाषा दी गई है यहाँ पर। तो आप देखना चाहें देख सकते हैं आराम से, वरना आवश्यकता नहीं है बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ने की इसको। ठीक है, अभी ड्राफ्ट एक आधी चेंज हो जाएगी तो मुश्किल नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से थोड़ा सा आगे चलेंगे आपके दोस्तों, थोड़ा सा आगे लेकर आऊँगा मैं आपको। पहली बात तो देखें, देखिए हमारी पॉलिसी, हमारी डेफिनेशन आ गई है। बात करें ग्लोबल डेफिनेशन की, ये क्या है सर, क्या चलती हैं। तो पहली बार ब्लू इकोनॉमी शब्द कब आया था सर? तो एक हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इकोनॉमिस्ट एनवायरमेंटलिस्ट हैं, काउंटर पॉली साहब, दिख रहा है फोटो इनका आपको यहाँ पर। इन्होंने एक किताब लिखी थी आज से कुछ साल पहले, द ब्लू इकोनॉमी 10 years 100 इनोवेशन 100 million जॉब। ये किताब का नाम था दोस्तों इनकी, काउंटर पॉली किताब थी। तब पहली बार दुनिया में शब्द सामने आया ब्लू इकोनॉमी का। ठीक है, तो शब्द के फाउंडर कौन है? काउंटर पॉली साहब, इनको थोड़ा याद कर लें आप लोग इस समय। ठीक है, इन किताब थी 10 साल 100 इनोवेशन 100 million जॉब्स। ठीक है, किताब का नाम था सर इनकी। चलिए उन्होंने डिफाइन भी किया था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ वर्ल्ड बैंक की परिभाषा सुनिए। वर्ल्ड बैंक क्या कहता है सर ब्लू इकोनॉमी के बारे में? सुनिए आराम से। विश्व बैंक के मुताबिक नीली अर्थव्यवस्था क्या है? समुद्र के इकोसिस्टम के स्वास्थ्य को सुरक्षित करते हुए आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और नौकरियों के लिए महासागर संसाधनों का सतत उपयोग है ब्लू इकोनॉमी। ठीक है सर, यानी अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, द ब्लू इकोनॉमी इज द सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इंप्रूव लिवलीहुड एंड जॉब वाइल प्रिजर्विंग द हेल्थ ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। कुल मिला के समुद्र का ध्यान रखो यार, समुद्र का ध्यान रखो। जैसे हम कहते हैं ना ग्रीन इकोनॉमी, पेड़ों का ध्यान रखो, अपनी लैंडस्केप का ध्यान रखो, बायोडाइवर्सिटी का ध्यान रखो, फिर विकास करो, फिर जॉब लेकर आओ। ऐसे ही समुद्रों का ध्यान रखो, समुद्र के इकोसिस्टम का ध्यान रखो, सारा काम करो और फिर आप जॉब क्रिएट करो, उससे आप जॉब क्रिएट करो, उससे आप इकोनॉमी को आगे बढ़ाओ, उससे आप नौकरियां पैदा करो, उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो। ये कहलाता है सब ब्लू इकोनॉमी। ठीक है, यहाँ पर तो ये वर्ल्ड बैंक की परिभाषा है दोस्तों। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक की परिभाषा कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल डेफिनेशन तो नहीं है, कोई सार्वभौमिक परिभाषा बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी इसको स्वीकार हम लोग कर सकते हैं क्योंकि वर्ल्ड बैंक की है। तो काफ़ी हद तक भारतीय परिभाषा इससे मिलती जुलती है, आप देखेंगे। तो अलग हमने कुछ भी नहीं किया विशेषकर, हमने बस ये जोड़ दिया कि चूँकि सोवरिटी बड़ी बात है, हमारी संप्रभुता बड़ी बात है, तो हमने आर्थिक विकास हमने भी कहा है सस्टेनेबिलिटी वहाँ पर, लेकिन हमने साथ में जोड़ दिया नेशनल सिक्योरिटी को भी। तो वो एक नई बात आ गई हमारी परिभाषा में, बाकी परिभाषा वही है जो कि होना चाहिए। अच्छा, ब्लू इकोनॉमी सर क्या समझते हैं, इकोनॉमी में क्या क्या शामिल होता है? तो ये कुछ कंटेंट है जो वर्ल्ड बैंक की परिभाषा में है। तो मैं ये वर्ल्ड बैंक से निकाल के लाऊं दोस्तों, ये आप देख रहे हैं वर्ल्ड बैंक के वेबसाइट से, ये आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर। क्या क्या शामिल होता है ब्लू इकोनॉमी में सर? रिन्यूएबल एनर्जी, क्या मतलब है सर? यहाँ पर जो टाइडल ऊर्जा बन रही है सर, यहाँ पर टाइडल एनर्जी बन रही है, वेव एनर्जी बन रही है, वो हो सकती है सर इसके अंदर शामिल। फिशरीज, मत्स्य मछली पकड़ लें समुद्रों में जाकर, ये इकोनॉमी का पार्ट हो सकता है। मरीन ट्रांसपोर्ट, ट्रेड होता है, ग्लोबल ट्रेड हो रहा है सर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत बड़े स्केल पर होता है। इंडिया का 95% ट्रेड जो होता है वो पानी के जरिए होता है सर। वेस्ट मैनेजमेंट, हम अपने समुद्रों को एक प्रकार से बना चुके हैं वेस्ट मैनेजमेंट का तरीका, जहाँ वो रिसाइकिल कर देता है, चीज़ों को ही हटा देता है, तो इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। बहुत कचरा है समुद्र के अंदर, साफ़ करें तो इकोनॉमी का नया एस्पेक्ट सामने आ सकता है। क्लाइमेट चेंज, इसको थोड़ा देखें हम लोग, यहाँ पर लगातार ये परेशान कर रहा है हमको यहाँ पर। और टूरिज़्म, निश्चित तौर पर टूरिज़्म एक बड़ा सेक्टर है इकोनॉमी के लिए, जिसको हम देख सकते हैं। तो ये कुछ 5-6 चीज़ें हैं जहाँ फोकस किया है हमने। क्या किया, हमने 7 प्रायोरिटी छाटी। ठीक है दोस्तों, हमारी 7 प्रायोरिटीज़ हैं, वर्ल्ड बैंक ने 6 प्रायोरिटीज़ दी हैं। ठीक है, तो आप 6 याद कर लें या अपनी 7 याद कर लें, एक ही बात है। हमने कहा अकाउंटिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए, हमने कहा ध्यान हमको फिशरीज़ पे देना है, हम भी कह रहे हैं फिशरीज़ की बात, हम भी कह रहे हैं एनर्जी की बात, हम भी कह रहे हैं मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट की बात, हम भी कह रहे हैं यहाँ पर टूरिज़्म की बात। हाँ, वेस्ट मैनेजमेंट हमने शामिल नहीं किया है और क्लाइमेट चेंज को हमने शामिल नहीं किया है। हम कह रहे हैं इंफ्रा की बात कह रहे हैं इसके बाद यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे 7 प्रायोरिटी याद कर लीजिए आप, या वर्ल्ड बैंक के 6 पॉइंट्स को याद कर लीजिए। सिमिलर बात है, अपना याद करें तो अच्छा रहेगा, आगे लिखने में काम भी आएगा अभी भविष्य में। ठीक है दोस्तों, तो 6 कौन कौन से वर्ल्ड बैंक के देख लीजिए, मैं पढ़ाता था आज तक ये 6, ये आज तक मैं शामिल करता था अपनी पीपीटीज़ में, लेकिन अब चूँकि इंडिया का कंटेस्ट आ गया, इंडियन चीज़ आ गई, तो वो यूज़ करूँगा आगे से। ये पुरानी पीपीटी है मेरी, और उसमें आप देख रहे हैं ये पुरानी चीज़ हम यूज़ करते थे पहले, कि ब्लू इकोनॉमी का मतलब मेरे लिए 6 चीज़ें होती थी। तो जिन बच्चों ने पहले पढ़ रखा है मुझसे ब्लू इकोनॉमी का भी, तो उसको अपडेट कर लीजिएगा। अब 6 नहीं कहेंगे हम लोग, अब 7 प्रायोरिटी एरिया कहेंगे। ठीक है, तो मैं इसलिए लेकर आया हूँ कंपेयर करने के लिए। बच्चे पुराने जो बात पढ़ते रहे हैं मुझसे, वो 6 चीज़ आपको या भूल जाइए, अब रेस कर दिमाग से। अभी वर्ल्ड बैंक की बात छोड़िए, अपनी परिभाषा खुद की आ गई, घरेलू आ गई, आत्मनिर्भर हो गए हम लोग परिभाषा मामले में। तो परिभाषा इंडिया वाली याद कर लीजिएगा, प्लस जो 7 की प्रायोरिटी एरिया वो याद कर लीजिएगा। तो वर्ल्ड बैंक की परिभाषा लिखवाता था पहले मैं, वो आप ड्रॉप आउट कर सकते हैं। आप ड्रॉप आउट कर सकते हैं सेक्टर को भी, आपको याद करना है 6, और जो हमने लिखी है परिभाषाएं 7 सेक्टर में। ठीक है सर, चलिए ये बात हो गई सर हमको यहाँ पर। ओके, एक शब्द अंतर समझा दूँ दोस्तों, बहुत काम आएगा शब्द आपको। वो अंतर क्या है दोस्तों, क्या होता है ब्लू वर्सेस ओशन इकोनॉमी? ये चीज़ क्या है दोस्तों, समझ लीजिए। ब्लू वर्सेस ओशन इकोनॉमी का मतलब क्या है? ब्लू इकोनॉमी क्या है सर, बताया मैंने आपको यहाँ पर। ओशन इकोनॉमी मालूम है क्या है? ओशन इकोनॉमी
ब्लू अर्थव्यवस्था, नीली अर्थव्यवस्था। ओशन इकोनॉमी मतलब समुद्री अर्थव्यवस्था। समुद्री अर्थव्यवस्था सिंपली डील्स विद द यूज ऑफ ओशन रिसोर्स एंड इज स्ट्रिक्टली एम टू द एम्पावरिंग द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ओशन। यानी समुद्री अर्थव्यवस्था सर समुद्र के केवल और केवल इकोनॉमिक एस्पेक्ट से, समुद्र के अंदर क्या मिलता है, रिसोर्स हैं, कच्चा माल है, मछलियां हैं, केवल हम बात करेंगे इकोनॉमिक रिसोर्स की। ब्लू इकोनॉमी इकोनॉमी एज वेल एज एनवायरनमेंट दोनों की बात करती है। जैसे ग्रीन इकोनॉमी है, इकोनॉमी प्लस ग्रीनरी दोनों की बात करती है। ब्लू इकोनॉमी इकोनॉमी प्लस ओशन दोनों की बात करती है। तो अंतर समझिएगा, यहाँ पर एक बहुत अंतर है और इसको एक प्रकार से मुझे कहना चाहिए 2012 से हम इसको फॉलो कर रहे हैं शब्द को लगातार। तो वहाँ पर एक ग्रीन इकोनॉमी होती है, ऐसे आपके हमारे लिए, ऐसी आइलैंड नेशंस के लिए, कोस्टल नेशंस के लिए, तटीय राष्ट्रों के लिए ब्लू इकोनॉमी भी ज़रूरी होती है। मुझे याद है दोस्तों, मैंने 2014 में, शायद मैं गलत नहीं हूँ तो हाँ 2014 में एक वर्कशॉप था तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में। नॉट अ वर्कशॉप नहीं था वो, इंडिया के फॉरेन ऑफिसर्स जो थे, हमारे डिप्लोमेट्स जो हैं, जो अलग देशों में तैनात होते हैं, उनका एक समिट था वो। बेसिकली मैं उसको कवर करने गया था, एज जर्नलिस्ट कवर करने गया था। और मुझे याद है पीएम साहब स्पीच दे रहे थे, शायद नवंबर 2014 की बात थी वो। पीएम साहब स्पीच दे रहे थे। देश के जो फॉरेन ऑफिसर्स हैं, आईएफएस ऑफिसर हैं या डिप्लोमेट हैं जो तैनात किए जाते हैं अन्य देशों में, उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम था उनका एक बेसिकली। जो पीएम साहब की स्पीच थी वो अटेंड कर रहा था मैं। और पीएम साहब ने उस समय कहा था, 2014 की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि नीली अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना, नीली अर्थव्यवस्था के लिए वो एक इकोनॉमी का पार्ट नहीं, उन्होंने कहा था ये हमारी डिप्लोमेसी का पार्ट है। और हमारे डिप्लोमेट बैठे हैं सामने, हम चाहते हैं आप हर देश में जाइए और यदि वो तटीय देश है, वो कोस्टल कंट्री है, वो एक आइलैंड कंट्री है, तो वहाँ के ब्लू इकोनॉमी को जोड़िए हमारी ब्लू इकोनॉमी के साथ। सीज कनेक्टस उन्होंने शब्द दिया था, उसके बाद याद आता है सीज कनेक्टस, समुद्र हमको जोड़ते हैं। ये एहसास कराइए उन देशों को कि आप समुद्र के साथ जुड़े हैं, भारत के साथ, और ऐसे में ब्लू इकोनॉमी एग्रीमेंट करिए। तो उसके बाद सागरमाला हमने देखा, सागर परियोजना देखी भारत सरकार की, डिप्लोमेसी में सागर शब्द हमारे यहाँ पर आ गया एक। सागरमाला को हमने देखा हुआ आते हुए, इंडियन नेवल सिंपोजियम हमने देखा आते हुए। तो बहुत सारे काम उसके बाद हुए हैं, उसके पहले भी हो रहे थे काम, नो डाउट, उसके बाद हो रहे हैं काम। और यूपीएससी लगातार पूछ रहा है, चाहे वो सागर की बात हो या सागरमाला की बात हो या आईओएनएस की बात हो या इंडियन ओशन लेवल सिंपोजियम की बात हो या आयोरा की बात हो, बैक टू बैक यूपीएससी सवाल पूछें दोस्तों इस पर। तो आपको तैयार रहना है। और भारत अब इसको अपना पॉलिसी का पार्ट बना चुका है, इस पर अलग से पॉलिसी लाई जा रही है। अच्छी बात ये मुझे अच्छा लगा, मैं बहुत दिन से इसलिए कह रहा हूँ, वेट कर रहा था पॉलिसी में, 2014 से शायद आएगी। फाइनली 21 में आके पॉलिसी आ गई है अब ये। तो ये अच्छी बात है, अंतर याद रखिए दोनों में दोस्तों। भारत सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है। सागरमाला को बढ़ावा दिया हम लोगों ने। सागरमाला मतलब इंफ्रा की बात कर रहे हैं एक प्रकार से हम लोग, तटीय इलाकों में कोस्टल इकोनॉमिक जोन, जी हाँ सेज होते हैं जैसे आपके, ऐसी कोस्टल इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं हम लोग। कोस्टल इकोनॉमिक जोन तैयार कर रही है सरकार यहाँ पर, जिससे हम लोग तटीय क्षेत्र दिया कर सकें। एसडीजी को स्वीकार किया, हमारे फॉरेन पॉलिसी का पार्ट बन चुका है दोस्तों। सागर का नाम सुना होगा, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सबके लिए शांति सुरक्षा की बात करती है भारत सरकार। और लास्ट में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन दोस्तों, आयोरा की बात करें आपके साथ, तो ये भारत का एक रिम एसोसिएशन है, पुराना संगठन है, लेकिन भारत इसका यूज़ कर रहा है आज ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए। तो ब्लू इकोनॉमी दोस्तों काफ़ी कुछ हमने बात की यहाँ पर, और ये है पूरा ब्लू इकोनॉमी चैप्टर आपके साथ। उम्मीद करता हूँ टॉपिक समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो मैं यहाँ रुकता हूँ इस टॉपिक को आपके साथ। ओके दोस्तों, जाने से पहले एक जानकारी देना चाहूँगा मैं आपको, आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ मेरे शो द हिंदू एडिटोरियल में, जो सुबह होता है 9 बजे दोस्तों आपका अनअकैडमी यूट्यूब चैनल पर हमारे। आप जुड़ सकते हैं दोस्तों सुबह 9 बजे, डेली एडिटोरियल सेशन द हिंदू का सुबह 9 बजे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ मेरे करंट अफेयर्स शो, जो कि डेली होता है ऐप के ऊपर दोस्तों 10:30 PM पर। यहाँ हम जुड़ सकते हैं करंट अफेयर्स किसी प्रकार के शानदार शो के लिए जुड़ सकते हैं। वन स्टॉप सॉल्यूशन दोस्तों, आप कहाँ जुड़ना है आपको, अनअकैडमी ऐप के ऊपर दोस्तों। ये शो होता है अपना ऐप के ऊपर, और ऐप पर रजिस्टर करने के लिए क्या करना है आपको, आशीर्वाद 10 कोड यूज़ करना है और जुड़ना है मेरे संग ऐप पर दोस्तों आपको। तो जुड़िए ऐप पर, आशीर्वाद 10 कोड यूज़ करके जुड़ जाइए ऐप पर दोस्तों मेरे साथ आप, जहाँ पर आपको आशीर्वाद सर का पूरा करंट अफेयर्स एनालिसिस मिलेगा डेली इवनिंग 10:30 PM पर दोस्तों। तो मिस मत कीजिए सेशन को आप लोग यहाँ पर, डेली 10:30 बजे शाम में आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ अनअकैडमी शो पर। इसके अलावा दोस्तों जैसे आप जानते हैं, ये जो वीक है अपना कमिंग वीक जो चल रहा है इस समय, ये इसमें 20 और 21 तारीख को होने वाला है दोस्तों क्या, 2 डे समिट। जी हाँ, अनअकैडमी समिट 2.0 होने वाला है दोस्तों आपके साथ। तो आइए ज्वाइन कीजिए, हमको फ्री समिट होगा दोस्तों, ये रजिस्टर कीजिए अपने आप को समिट के लिए। और कैसे करना है सर, उसके लिए कोड यूज़ करना पड़ेगा आशीर्वाद 10। लिंक कहाँ मिलेगा दोस्तों, लिंक इसी यूट्यूब वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे दोस्तों आप, तो आपको मिलेगा वहाँ पर लिंक इस अनअकैडमी समिट का। क्या होगा समिट में सर, जहाँ देश के रिनाउंड स्पीकर्स, एक्सपर्ट, फील्ड एक्सपर्ट,
डिफरेंट अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं जो वो अपनी राय रखेंगे यूपीएससी के बारे में, देश के हालातों के बारे में। आप अटेंड कर सकते हैं दोस्तों, जिससे आपको पता लग सके एग्जाम का नेचर क्या है, आप जान सके एग्जाम के बारे में और बेहतर तरीके से दोस्तों। तो आइए ज्वाइन कीजिए हमको अनअकैडमी समिट में, जहाँ शानदार 2 दिनों में 70 स्पीकर्स, 20 टॉक्स एंड मोर देन 32 वर्कशॉप्स, जहां दोस्तों मैं भी ला रहा हूं आपके लिए 3 PM वर्कशॉप सैटरडे को दोस्तों, जहां हम चर्चा करेंगे हाउ टू प्रिपेयर इकोनॉमी। तो दोस्तों आइए जुड़िए मेरे संग 3 बजे सैटरडे को। इसके अलावा दोस्तों आप जानते हैं इस समिट का फ्री रजिस्ट्रेशन है दोस्तों, और क्या करना है आपको, हमारे इस लिंक पर जाना है और कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है वैसे, लेकिन यहाँ पर आके आपको यूज़ करना है आशीर्वाद 10 कोड दोस्तों। तो ज्वाइन कीजिए आशीर्वाद 10 कोड का यूज़ करके। फ्री समिट दोस्तों, कोड इसलिए से वेरिफिकेशन हो सके आपका। अनअकैडमी समिट 2.0 द हिंदू के एसोसिएशन के साथ अनअकैडमी का ये आयोजन है। इसका दोस्तों जुड़ सकते हैं हमारे साथ हमारे प्लस बैचेस में आप लोग। प्लस बैच जो कि आपके जानते हैं अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे चलते हैं आपके दोस्तों, ऐप प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, जहाँ पर आपको पेड फीस होती है, लेकिन वहाँ पर 21, 22 और 23 के लिए बैच शुरू हो रहे हैं दोस्तों, आपके शुरू हो चुके हैं। इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों हमको 6 मंथ के पीटी बैच में, 1 ईयर के बैच, 2 ईयर के बैच और ऑफकोर्स एनसीईआरटी बैचेस में, जहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और बाईलैंग्वेज बैचेस चल रहे हैं दोस्तों। तो 18 फरवरी से शुरू हो चुके हैं बैच, ये आपके देर मत कीजिए, ज्वाइन कीजिए। और ज्वाइन करने का फीस क्या है सर, यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं केवल हमको जीएस में और ऑप्शनल मिलाकर, तो आपको फी पे करना पड़ेगा 70,000 आपको। यूज़ माफ़ कीजिएगा, यूज़ करें आप आशीर्वाद 10 कोड का यूज़ करेंगे दोस्तों, तो आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट, ठीक है ना। तो ये यूज़ करना है कोड आपको, जिससे आप जुड़ सके मेरे साथ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म में दोस्तों। जुड़िए हमारे साथ दोस्तों। इसके अलावा चर्चा में कर दोस्तों आपके साथ, वो है आपकी याद कि केवल जीएस चाहते हैं आप लेना, आपको ऑप्शन में नहीं करना है। तो जीएस करने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा आपको, 72,000 2 ईयर का फीस दोस्तों हमारा, जो आफ्टर डिस्काउंट मिलता है आपको 64,000 नियर बाय। तो जुड़िए हमारे संग 64,000 में 2 साल के लिए दोस्तों। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोड यूज़ करना पड़ेगा आशीर्वाद 10, आपको कोड होगा आशीर्वाद 10, जिससे आप जुड़ सके मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर आने के बाद ना केवल मेरे कोर्सेज बल्कि 1 ईयर, 2 ईयर, एनसीईआरटी बैच सब कर सकते हैं आप। तो सब्सक्राइब कीजिए हमें प्लस पर और ज्वाइन कीजिए दोस्तों। याद रखिए 1 मार्च के बाद फीस बढ़ने वाली है, तो अभी राइट नाउ ज्वाइन कर लीजिए, 1 मार्च से पहले ज्वाइन कर लीजिए, फिर फीस बढ़ जाएगी उसकी। इसका दोस्तों आप जानते हैं ऑल्टरनेट संडे होता है आपका कॉम्बैक्ट, और इस कॉम्बैक्ट में क्या होता है सर, आपकी क्विज कंपटीशन, जहां आप जीत सकते हैं ढेरों प्राइज़। तो अनअकैडमी कॉम्बैक्ट पे आइए सर, कब होगा इस बार अनअकैडमी कॉम्बैक्ट, ये होगा दोस्तों 28 फरवरी को होगा दोस्तों आपका अनअकैडमी कॉम्बैक्ट, 28 फरवरी को होगा, जहां पर आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ, जहां जुड़ सकते हैं हमारी टीम के साथ दोस्तों। आप लोग सुबह 11 बजे जुड़ेंगे दोस्तों, आप सुबह 11 बजे आ सकते हैं। और कॉम्बैक्ट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, कोड यूज़ करना पड़ेगा आशीर्वाद 10 दोस्तों आपको। तो कोड यूज़ कीजिए, जुड़िए मेरे संग कॉम्बैक्ट में। अभी के लिए दीजिए आज्ञा, मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक दोस्तों थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार।